नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर सेकंड देखेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट का, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। ये प्रश्न पिछले वर्षों के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। आर्थिक नीतियाँ। किसी भी देश की आर्थिक नीतियाँ उसके व्यवसाय, उद्योग तथा आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस प्रकार आर्थिक नीतियाँ के अंतर्गत उतार चढ़ाव, स्थानीयकरण, निर्यात, संवर्धन तथा शोध आदि आते हैं, जो संबंधित देश की आर्थिक नीतियों से प्रभावित होते हैं। एक विकासशील देश में आर्थिक नीतियाँ जो हैं उसके निर्धारण की समानता, रोजगार, बचत, वितरण, विनियोजन की स्वतंत्रता, मुद्रास्फीति, गरीबी निवारण व संकुचन पर नियंत्रण, आय व स्थायित्व के आधार पर सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक नीतियों के उद्देश्य लक्ष्य इस प्रकार है। उसके उद्देश्य और लक्ष्य: देश में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देश में रोजगार के लिए जो नए अवसरों का सृजन करना तथा बेरोजगारी को कम करना। आर्थिक नीतियों का उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना। आर्थिक नीतियों के द्वारा देश में गरीबी निवारण का प्रयत्न करना। उसी प्रकार आर्थिक नीतियों के द्वारा मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन पर नियंत्रण रखना। आर्थिक नीतियों के माध्यम से देश के संसाधनों का आवंटन इस प्रकार किया जाता है कि अधिक से अधिक उत्पादन संभव हो सके। आर्थिक नीतियों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। आर्थिक नियंत्रण द्वारा पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक नीतियाँ का लक्ष्य देश के निर्यात में संवर्धन करना। आर्थिक नीतियों का उद्देश्य विदेश विनिमय में वृद्धि तथा भुगतान संतुलन में अनुकूलता लाना। आर्थिक नीतियों द्वारा आंतरिक बचतों व विनियोग में अभिवृद्धि करना। आर्थिक नीतियों का व्यापक स्वरूप इस प्रकार है। यह बात सत्य है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश के अंतर्गत आर्थिक नीतियों के निर्माण के लिए कोई भी स्पष्ट नीति या संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं थी। इसलिए भी आज़ादी के बाद अनेक क्षेत्रों में, विशेषकर आर्थिक इतिहास में व्यापक कदम उठाए गए हैं। यही कारण है कि इसके फलस्वरूप हमारे देश में आज़ादी के बाद से आज तक विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार है और देश के विकास का कार्य किया जा रहा है। आर्थिक नीतियों के माध्यम से ही देश के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है। किसी भी देश की आर्थिक नीतियों में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण स्थान होता है: मौद्रिक का और राजकोषीय का। तो मौद्रिक को देखते हैं। मौद्रिक नीति से आशय सरकार और केंद्रीय सरकार की उस नियंत्रण नीति से है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुद्रा की मात्रा, उसकी लागत जो है, उसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा जो है तथा लागत को प्रभावित करने वाले मौद्रिक उपायों की ऐसी नीतियों का भी अनुसरण किया जाता है जो देश की मौद्रिक स्थिति जो है उसको प्रभावित करती है। प्रो हेनरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति ऐसी नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति की प्राप्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण में रखता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य: भारत जैसे विकासशील देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर मौद्रिक नीति का प्रयोग दो प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। पहला, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, और दूसरा, कीमतों में उचित स्थिरता रखने के लिए। दोनों उद्देश्य को एक साथ मिलाकर कहा जा सकता है। एक मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास करना, स्थिर भी रहे, विकास भी हो।
भारतीय मौद्रिक प्रणाली का अध्ययन जो है करने के लिए दिसंबर 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा वर्ष 1985 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट जो है मुद्रा नीति के निम्नलिखित उद्देश्य में बताए गए हैं इस प्रकार: समाज की बचत जुटाना तथा बचतों की राशि का विस्तार करना। राष्ट्रीय नीति जो है आर्थिक नीति के स्वरूप बचतों का आवंटन करना तथा अधिक उत्पादन उद्देश्यों के लिए करने की कार्य क्षमता को बढ़ाना। कीमत में स्थिरता बढ़ाना। सरकार के उत्पादन कार्यों के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहायक होना। कुशल भुगतान प्रणाली अभिप्रेरित करना। इस प्रकार है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि उदार आर्थिक नीतियों के संदर्भ में मौद्रिक नीति का संचालन मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता तथा प्राप्त करना हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमत स्थिरता तथा वित्तीय स्थिरता के बचत बीच घनिष्ठ संबंध अनुभव किया गया है। इस प्रकार राजकोषीय नीति को देखते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित व्यवहार डालने तथा अवांछनीय प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। राजकोषीय नीति जो है राजकीय वित्त नीति का माना जाता है। इसके को राजकीय वित्त नीति भी माना जाता है। इसके अंतर्गत हम मूल रूप से करारोपण, सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण की उन क्रियाओं का विवेचन करते हैं जिनके द्वारा सरकार पहले से ही निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। जिकीसा के अनुसार हम राजकोषीय नीति की परिभाषा करने की दृष्टि से उसकी कीमत परिवर्तन, सार्वजनिक व्यय, इस प्रकार समय एवं संरचना में परिवर्तन, कर भुगतान की बारंबारता एवं संरचना में परिवर्तन को शामिल करते हैं। इस प्रकार राजकोषीय नीति की कुछ प्रमुख उद्देश्य भी हैं। आर्थिक विकास। उच्च आर्थिक विकास दर प्राप्त करने के लिए राजकोषीय नीति महत्वपूर्ण क्योंकि सरकार द्वारा समग्र मांग और समग्र आपूर्ति दोनों में ही वृद्धि करने के लिए कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का उपयोग करती है। आर्थिक में स्थिरता। मुद्रास्फीति और अपस्फीति में से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। मुद्रास्फीति के समय यह अप्रत्यक्ष करों और व्यय को कम करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कर जो है उसको बढ़ाती है, जबकि अपस्फीति के समय इसके विपरीत कार्य करती है, मतलब कि अप्रत्यक्ष को कम करती है और प्रत्यक्ष कर को बढ़ाती है। इस प्रकार रोजगार सृजन। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार सार्वजनिक व्यय का उपयोग करती है। सड़कों, मकानों आदि बुनियादी ढांचों के निर्माण पर सार्वजनिक व्यय श्रम की आवश्यकता पैदा करती है। इसी तरह अधिक विद्यालय का अर्थ शिक्षकों के लिए अधिक नौकरियां हैं। आय का समान वितरण करना। असमानता को कम करने के लिए सरकार वित्तीय उपकरण का उपयोग करती है। प्रगतिशील कराधान के माध्यम से जो है सरकार अमीर से आय लेती है और इसे सब्सिडी, भत्ता व अन्य व्यापार के सार्वजनिक व्यय के माध्यम से गरीब लोगों को पुनर्वितरित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का उचित आवंटन। देश में संसाधनों का उचित आवंटन से आशय है उपयोग के लिए राजकोषीय नीति द्वारा महत्वपूर्ण है। सरकार कम वांछनीय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर अधिक कर करती है एवं अधिक वांछनीय वस्तुओं पर सब्सिडी प्रदान करती है। यह कम लागू भी कर सकती है।
तो आर्थिक नीति का महत्व देखते हैं। आर्थिक नीति के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य यह है कि उसके निर्माण के द्वारा जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको अधिक मजबूत और स्वावलंबी बनाना। यही कारण है कि अपनी भविष्य उन्मुखी आर्थिक नीतियों के कारण विकासशील देशों में है दुनिया भारतवर्ष पर एक मजबूत और स्थानीय स्वावलंबी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। आर्थिक नीति के महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली भांति से समझते हैं कि आर्थिक नीति के महत्व किस प्रकार होते हैं। समाजवादी समाज के स्वप्न को सच करने के लिए कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जब वहाँ पर व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता को उखाड़ फेंका जाए, और यह तभी संभव है जब समाजवादी समाज की संरचना को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाएं। भारतवर्ष में विभिन्न सरकारों का यह प्रयास रहा है कि हम आर्थिक निर्भरता और स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सकें तथा समाजवादी समाज की स्थापना का स्वप्न सच हो सके। इसे हम न केवल पुनः विकास की गति वरन सामाजिक न्याय दोनों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकें। बेरोजगार जो है उसके समाधान के लिए देश में व्याप्त गरीबी को हटाने के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक रोजगार अवसर मिले, जिसमें भूमिहीन किसानों को मजदूरी तथा शिक्षित नवयुवकों को उनके योग्यतानुसार कार्य मिलना शामिल है। बेरोजगार के समाधान तथा अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक नीति का विशेष महत्व है। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी देश के विकास के लिए उत्पादकता, आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण के लिए उपढांचे के विकास की अत्यधिक आवश्यकता होती है और इस दिशा में एक अच्छे विनियोग आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में जो है देश के सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान इसकी भूमिका महत्वपूर्ण एवं व्यापक मानी जाती है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा देश के अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में विकास के लिए आवश्यक सभी कदमों को उठाकर सरकार के देश के विकास में जो है अपना अहम योगदान करती है। नियोजित विकास को प्रोत्साहित करना। विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक विकास जो है उसके लिए नियोजन को अपनाया गया है। आर्थिक नीति से नियोजित विकास को प्रोत्साहित मिलता है क्योंकि इसमें बनाई गई योजनाओं के अनुसार नीतियों में परिवर्तन किया जाता है, उन्हें सरल बनाया जाता है तथा कमियां को दूर किया जाता है। नागरिकों का अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। आर्थिक नीतियाँ बनाने से देश के नागरिकों का सामाजिक कल्याण होना चाहिए। इसका कारण यह है कि देश में ऐसी नीतियाँ बनाई जाती है जिनके द्वारा आय एवं संपत्तियों का वितरण समान रूप से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति हो सके। आर्थिक नीति जो है उसके आगे में आर्थिक नियोजन है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक केंद्रीय सत्ता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को संतुलित बनाए रख सके, एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, जिससे कि देश की तीव्र आर्थिक में वृद्धि हो। आर्थिक नियोजन के कुछ उद्देश्य इस प्रकार है। नियोजन सदैव किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। डॉक्टर जॉन इलियट के अनुसार नियोजन क्रिया स्वयं में एक सउद्देश्य क्रिया है। इस प्रकार किन्हीं भी पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अभाव में नियोजित
की कल्पना करना है। कठिन है यह है कि वह साधन जिसमें सदैव किसी निश्चित लक्ष्य को ही प्रयोग किया जाता है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य। आर्थिक नियोजन का प्रारंभ व विकास बहुत सीमा तक आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामाजिक उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करने हेतु, जिसमें सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक न्याय सम्मिलित है, आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। इस प्रकार राजनीतिक उद्देश्य में देश की सुरक्षा व शांति जो है उसकी स्थापना आदि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। नीति आयोग। नीति आयोग बहुत ही मोस्ट IMP है, तो इसको अच्छे से देखते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे पहले योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। यह 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और उसे निर्देशात्मक एवं नीतियाँ गतिशीलता प्रदान करता है। इस प्रकार नीति आयोग केंद्र और राज्य पर सरकार की नीतियाँ के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। इस प्रकार इसमें आर्थिक नीतियाँ स्तर पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के अंदर तथा इसमें देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश तथा विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल है। इस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग में मूलभूत अंतर यह है कि इसमें केंद्र से राज्यों की ओर चलने वाली एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राष्ट्रों की वास्तविकता और सतत भागीदारी से बदल दिया गया है। इस प्रकार नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आर्थिक प्रणाली निर्माण में सरकार की भूमिका देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो आर्थिक नीतियाँ जो है उसके कुछ क्वेश्चन इस प्रकार हैं। निम्नलिखित में से आर्थिक नीतियाँ का लक्ष्य नहीं है, ध्यान देना क्या है, नहीं है। आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक आत्मनिर्भरता, धर्म निरपेक्षता, निर्यात संवर्धन। आर्थिक स्थायित्व है उसका लक्ष्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता भी लक्ष्य है, निर्यात संवर्धन भी लक्ष्य में है। जो है धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है, ध्यान देना। आर्थिक पर्यावरण व नीति में संबंध क्या है? इसके आर्थिक नीतियाँ पर्यावरण जो है मोस्ट है। नैतिक पर्यावरण का है, सामाजिक पर्यावरण का है, वैधानिक पर्यावरण का है। तो इसका आंसर है आर्थिक पर्यावरण उत्प्रेरक के घटक हैं। राजकोषीय नीति के साथ साथ किस नीति को रोजगार मूलक जाना जाता है? रोजगार नीति, मौद्रिक नीति, निर्यात एवं व्यापार नीति, इसमें से कोई नहीं, ध्यान देना, मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक उपकरण जो नहीं है? ध्यान देना, नहीं है, उपकरण नहीं है। खुले बाजार की क्रियाएं, नगद संचय अनुपात, वैधानिक तरलता, साथ साथ इसके घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था इसका आंसर है। पूर्ण रोजगार
प्रदान करना किसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है? ये है राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। ये सब ऑप्शन में आएगा, ध्यान देना। राजकोषीय नीति पूर्ण रोजगार में। मौद्रिक नीति की विफलता का कारण क्या है? विशाल अमौद्रिक क्षेत्र, बी काले धन का प्रवाह, उसी प्रकार सी साख मुद्रा का मापन। ये सभी नहीं, ये सभी बिल्कुल नहीं है। साख मुद्रा का मापन तो और बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर है काले धन का प्रवाह। ध्यान देना, मौद्रिक नीति की विफलता का कारण ब्याज दर में बार बार परिवर्तन करने से पैदा होने वाली अस्थिरता कहलाती है। क्या कहलाते हैं? मौद्रिक नीति की सीमा, मौद्रिक नीति का दोष, मौद्रिक नीति का उद्देश्य, ये सभी। तो आंसर में है मौद्रिक नीति का दोष। अर्थव्यवस्था की विनियोग संरचना परिवर्तन करने हेतु खाली स्थान का सहारा लिया जाता है। ए ऑप्शन में है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बी इसी में है बजट नीति। इसमें से कोई नहीं, ध्यान दें। राजकोषीय नीति, इसका सहारा लिया जाता है राजकोषीय नीति का। निजी विनियोग पर जो है प्रतिकूल प्रभाव कहलाता है राजकोषीय नीति का प्रभाव। राजकोषीय नीति की सीमा, सार्वजनिक ऋण नीति पर प्रभाव, उसी प्रकार उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, सार्वजनिक ऋण नीति पर प्रभाव। तो दोस्तों, आज आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।